बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 का जो नेक्स्ट पोर्शन है लिक्विड सॉलिड्स का। लिक्विड्स, इससे पहले चैप्टर 4 जो है उसके दो पार्ट्स हैं, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड में आपको पता है ये एक फिज़िकल स्टेट है। जब हम मैटर की फ़िज़िकल स्टेट्स की बात करते हैं तो तीन हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस का चैप्टर पिछला चैप्टर था और ये जो चैप्टर है वो लिक्विड एंड सॉलिड्स का है। सॉलिड की पहचान क्या है कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो ज़्यादा होती है। उनके एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिससे वो सॉलिड बना होता है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, अपनी अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, इनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह। सबसे पहले सॉलिड में इनका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, पर्टिकुलर शेप होती है। सॉलिड दो किस्म के होते हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे हैं अमॉर्फस सॉलिड। ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। डिफरेंस क्या है इनमें? क्रिस्टलाइन, जैसा कि नाम से जाहिर है, क्रिस्टल्स हैं और इनके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहचान ये है कि इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है। किसकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है? उन पार्टिकल्स की जिनसे वो सॉलिड बना हुआ है। वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जर्सी पहनी हुई है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जर्सी नहीं पहनी हुई। अगर आपको एक सीक्वेंस में बिठाया जाए कि एक जर्सी वाला, उसके बाद बगैर जर्सी के, फिर जर्सी वाला, फिर बगैर जर्सी के, फिर जर्सी वाला, फिर बगैर जर्सी के, तो एक पूरी अरेंजमेंट में एक सीक्वेंस हमें मिलेगा। वो सीक्वेंस एक्चुअली रेगुलर अरेंजमेंट कहलाता है कि आप बड़ी एक तरतीब से बैठे हुए हैं। जब भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल किसी सॉलिड के अंदर एक ख़ास तरतीब से बैठे होंगे, ख़ास तरतीब से जुड़े हुए होंगे, तो वो जो अरेंजमेंट होती है उनकी वजह से उनकी एक ख़ास ज्योमेट्री भी होती है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है और उन सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में रेगुलर अरेंजमेंट से ये पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये सॉलिड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल होंगे उनमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है। जैसे आप अभी बैठे हैं, आप में कहीं पे जर्सी वाले बैठे हैं तो 2-3 इकट्ठे हुए बैठे हैं, कहीं पे कोई सीक्वेंस नहीं है कि जर्सी वाले किधर हैं और बैठे उसी तरह से हैं, उतने ही हैं। लेकिन जब प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो तो वो कहलाते हैं अमॉर्फस सॉलिड। क्या कहलाते हैं? अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल में आप रबड़ सॉलिड होता है कि नहीं? रबड़ है, ग्लास है, ठीक है, ये वाले जो है ये अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। अब इसके बाद चंद बातें ऐसी हैं जिनके बारे में जो स्पेसिफिक हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, या क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं उनको हमने चंद हेडिंग्स में डिस्कस करना। जिसमें सबसे पहली बात, हाई
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसमें पार्टिकल टाइटली जुड़े हुए होते हैं, क्रिस्टल्स बनी होती हैं। और इसमें एक और वर्ड भी देखें, शार्प, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का यह मतलब होता है कि एक टेम्परेचर जिस पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर वो सॉलिड में होंगे, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर वो लिक्विड में होंगे। जैसे पानी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 0 से कम टेम्परेचर होगा तो वो बर्फ हो, और 0 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो लिक्विड होगा। मतलब कोई दरमियानी सूरत नहीं है, क्लियर एक पॉइंट, एक वैल्यू है। कुछ ऐसे भी है जैसे इसके पीछे चैप्टर में उनका जिक्र किया गया है, लिक्विड के पोर्शन में से लिक्विड क्रिस्टल। मतलब अगर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना शुरू होते हैं ना, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, फर्ज की हुई वैल्यू, वो उनका समझ ही नहीं आती कि वो सॉलिड है या लिक्विड है, के साथ साथ उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है और साथ साथ वो मेल्ट भी होते जाते हैं। मतलब अब 20 से 40 के दरमियान में कोई क्लियर हमें पता ही नहीं कि वो लिक्विड है या सॉलिड। जबकि ये जो होते हैं ये 20 से कम होंगे तो सॉलिड, 20 से ज्यादा होंगे तो लिक्विड। क्लियर एक ही वैल्यू होगी, कोई दरमियानी सूरत नहीं होती। पहली बात तो ये है कि इनके हाई एंड शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। आमतौर पे ज़्यादा होते हैं, जैसे नमक है तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो बहुत ज़्यादा इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दूसरी चीज़, इनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, एक खास शेप होती है। जहां भी क्रिस्टल्स होंगी उस क्रिस्टल की कोई ना कोई शेप होगी, चाहे वो जैसी भी है। अब कौन सी होगी, किस किस्म की होगी, ये उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी कोई ना कोई शेप होगी। 3D ज्योमेट्री हम इसको बोलते हैं। 3 प्रॉपर एक्सेस पे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस, प्रॉपर उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, मोटाई होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन्स, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। अक्सर हमारे यहाँ ये बात जानी जाती है कि आप अंडा लेना, अंडा, और उसको ऐसे दरमियान में रख के इस तरह से आप उसको तोड़ना चाहें तो वो टूटता नहीं। आप जितना मर्जी जोर लगाए वो नहीं टूटता। थोड़ा सा आप एंगल उसका आगे पीछे करेंगे तो फिर टूट जाएगा। अब वो उस पर्टिकुलर एंगल में नहीं टूटता। वजह क्या है कि जितने भी ये क्रिस्टल्स होती है ना, इनमें एटम या आयन या मॉलिक्यूल होते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ सकते हैं, आप एटम को तोड़ नहीं सकते। अब सपोज करें हमारे पास कोई ऐसी शेप की चीज हो, ये शेप है, सपोज एक एटम यहां पे है, एक एटम यहां पे जुड़ा हुआ है, ये 4 एटम है, ये ऐसे आपस में जुड़े हुए और इस शेप में। अब इस शेप को अगर आप तोड़ें तो यहां से तोड़ा जा सकता है, यहां से तोड़ा जा सकता है, कि अगर आप इधर से तोड़ेंगे तो ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 अलग अलग हो जाएंगे। अगर यहां से तोड़ेंगे तो इधर वाले 2 अलग हो जाएंगे, इधर वाले 2 अलग हो जाएंगे, ठीक। तो ये इसका मतलब ये है कि ये है वो प्लेन्स जिससे इसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन आप इस शेप को यहां से नहीं तोड़ सकते। यहां से आप इसको तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ सकेंगे। क्यों नहीं तोड़ सकेंगे? क्योंकि इनके दरमियान में एटम है, एटम को आप नहीं तोड़ सकते। एक एटम इधर चला गया, एक इधर होगा, लेकिन ये आधे आधे करने पड़ेंगे यहां से तोड़ने के लिए।
लेकिन एटम आधा नहीं होता, वो पूरा का पूरा ही रहना है, चाहे वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है चाहे वो अलग हो। ठीक है, इसलिए जो ये क्रिस्टल्स होती हैं इनमें एक प्रॉपर जो है वो क्लीवेज प्लेन्स होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ से इनको तोड़ा जा सकता है। और वो ज़रूरी नहीं कि कोई एक आध जगह भी हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर जगह होती है जहाँ से इनको ब्रेक करते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है इसकी जी, एन आइसोट्रॉपी। ये एक फिनोमेना है जिसमें कोई भी कंपाउंड, कोई भी क्रिस्टल वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंटली बिहेव करता है। मसलन अब मेरी ये डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैं ये खड़ा हूं, तो मैं सामने से देख सकता हूं, आप सब लोग मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन पीछे से या साइडों से नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा देखना जो है वो मेरी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं अपनी डायरेक्शन बदलूंगा तो फिर मैं इधर से देख सकता हूं, फिर साइडों से नहीं देख सकता। तो इसका मतलब ये जो देखने की प्रॉपर्टी है ये एक तरह से मेरी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसी हैं कि जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स खास डायरेक्शन में होती हैं और उस डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वो और किस्म की प्रॉपर्टी शो करेगा। इस फिनोमेना को बोला जाता है एनाइसोट्रॉपी। ठीक है, जिसमें एक कंपाउंड जो होता है वो वेरिएशन इन प्रॉपर्टी शो करता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर हम ग्रेफाइट की एग्जांपल लें। ग्रेफाइट कार्बन की एक किस्म है, उसके अंदर कार्बन एटम ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ये सपोज करें कि ये कार्बन एटम है, ये इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। कार्बन एटम की क्या होती है? लेयर्स होती हैं, और इनके दरमियान में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेयर्स के दरमियान में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इन लेयर्स, ये सपोज कर लें कि एक ग्रेफाइट का पीस है, इसको अगर आप इधर से करंट दें कि यहां से गुजर जाए तो ये नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा? करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, फ्लो कर रहे हो, तो उसको करंट बोलते। अब ऊपर से करंट दें इन लेयर्स के परपेंडिकुलर, मतलब यहां इधर से करंट दिया जाए तो ये करंट इन कार्बन एटम को पास नहीं कर सकता, इसलिए इधर से करंट नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर आप इस तरफ से करंट दें तो इलेक्ट्रॉन इधर से देंगे, वो अगले वाले को पुश करेंगे, वो अगले वाले को, अगले वाले को, इस तरह से यहां से करंट गुजर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेफाइट में से करंट का गुजरना कौन सी प्रॉपर्टी है? एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेफाइट। कि ग्रेफाइट एक डायरेक्शन में वो कंडक्टर है, उसमें से करंट गुजर जाता है, और दूसरी डायरेक्शन में वो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर है, उसमें से करंट पास नहीं होता। तो ये एक एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है और इस फिनोमेना को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। उसके बाद अगर आप इस क्लीवेज की बात करें क्रिस्टल में, तो क्या ये भी एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है कि नहीं? क्लीवेज एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है कि नहीं? ये भी एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि हम ये पीछे पढ़ के आए कि तोड़ हम एक खास डायरेक्शन से ही सकते हैं, हर डायरेक्शन से उसको तोड़ना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। इसलिए इसका तोड़ने के लिए वो क्लीवेज प्लेन्स होते हैं जिससे उसको तोड़ा जाता है। तो ये भी एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी या एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है
वो है जी हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं कि जब किसी चीज की हम क्रिस्टल्स बनाते हैं तो क्रिस्टल्स के बनते हुए उसकी शेप क्या होगी, कौन सी शेप की क्रिस्टल्स बननी, उसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स बोलते हैं कि किस शेप में वो क्रिस्टल ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, बन रही है, वो हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल्स का बनना एक तो उसकी अपनी नेचर है कि उसने कैसे बनना है, कैसे ग्रो करना है। दूसरा ये एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि हमने कंडीशन उसको कौन सी दी है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, कोई इम्प्योरिटी तो नहीं। मसलन आप देखते हैं कि जो बर्फ़ है हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, कुछ बर्फ़ ऐसी होती है जो ट्रांसपेरेंट है, शफाफ शीशे की तरह होती है। कुछ बर्फ़ ऐसी होती है जो डार्क सी होती है, वाइट सी होती है, उसमें दूसरी तरफ से कुछ नज़र नहीं आता। अब है दोनों ही पानी, लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से या कंडीशन वेरिएशन की वजह से या समटाइम इम्प्योरिटी की वजह से एक की क्रिस्टल उस तरह से बन रही है, दूसरी जो है वो डेंसी बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रो करना ये उसकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल है और ये चेंज हो सकता है कंडीशन से। मसलन सोडियम क्लोराइड है, नमक, उसकी जो क्रिस्टल्स बनती हैं वो क्यूबिक बनती हैं, क्यूब की शक्ल की। लेकिन इसके अंदर अगर 10% यूरिया डाल दिया जाए तो इसकी क्रिस्टल की शेप चेंज हो जाती है, नीडल लाइक हो जाती है। क्लियर होगी बात कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल का क्या मतलब है। उसके बाद दो टर्म्स हैं, एक है जी आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, और दूसरी है पॉलीमॉर्फिज्म। ये मिलती जुलती नाम से हैं लेकिन ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट फिनोमेना। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं सेम स्ट्रक्चर को, बायोलॉजी वाले पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाती, तो ये उसी से ये वर्ड निकला है, स्ट्रक्चर, बनावट, शक्ल, सूरत, ऐसे कर। कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है सेम स्ट्रक्चर, आइसो का मतलब होता है सेम या सिमिलर, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट उसकी जो है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिज्म। तो अगर डिफरेंट कंपाउंड हो, मुख्तलिफ लोग हो, मुख्तलिफ उनका रिलेशन हो, मुख्तलिफ वो कास्ट से हो, लेकिन स्ट्रक्चर, बनावट, शक्ल, सूरत सेम हो, तो वो एक दूसरे के कहलाते हैं आइसोमॉर्फ्स। क्या कहलाते हैं? आइसोमॉर्फ। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट कंपाउंड का। और वो सेम स्ट्रक्चर क्यों होता है, ये भी रीज़न है कि उनमें एटम की जो रेशो होती है वो सेम होती है। ठीक है, इसलिए वो सेम स्ट्रक्चर में मिलते हैं। ये रेडियस रेशो भी बाज़ दफ़ा आती है कि उसकी वजह से वो सेम होती है। लेकिन आइसोमॉर्फिज्म इज द फिनोमेना बाय विच डिफरेंट कंपाउंड शो सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स, दे आर आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। एंड इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, इनकी सेम स्ट्रक्चर है और इसमें बताया हुआ भी है कि कैसे सेम है। इनमें रेशो अगर देखें तो 1 सोडियम, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। इसमें देखें 1 पोटेशियम, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो इनके रेडियस, ये जो एटॉमिक रेशो है ये भी सेम है, इस वजह से इनकी स्ट्रक्चर भी सेम है। एक और एग्जांपल, ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स दी हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट कंपाउंड की बजाय एक ही कंपाउंड होता है लेकिन उसकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं।
जैसे आप कह रहे हैं एक बंदे के कई सारे रूप हों, बहरूपिया टाइप, कि अब एक कंपाउंड है और उसकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको हम उस फिनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। द फिनोमेना बाय विच a compound exists in more than one crystalline form is called polymorphism, and these structures are called polymorphs। क्या कहते हैं उसको? इसके साथ एक और टर्म भी है, एलोट्रॉपी। पॉलीमॉर्फिज्म के साथ एक और है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म तकरीबन मिलते जुलते हैं, डेफिनेशन दोनों की तकरीबन सेम है, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। वो एक वर्ड क्या है कि जब आप कहेंगे ना एक कंपाउंड, व्हेन अ कंपाउंड, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या सिल्वर नाइट्रेट है, ये कंपाउंड है, कि कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में पाया जाए तो वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। और जब कोई एलिमेंट, मसलन कार्बन है, सल्फर है, टिन है, ठीक है, कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ ना हो, अकेला एलिमेंट, वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में पाया जाए तो वो कहलाता है एलोट्रॉपी। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एंड वो जो फॉर्म्स उसकी होंगी वो कहलाएंगी एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें से दो चीज़ें मिला के शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं कई दफ़ा। मसलन वो पूछ लेता है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, वो क्वेश्चन पूछ लेता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी। ठीक है, तो हर एक की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपने ये याद करनी, हर एक प्रॉपर्टी, खास तौर पे ये एनाइसोट्रॉपी और आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हुआ है। ठीक है, एक और लास्ट इसमें रहेगी प्रॉपर्टी, वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ये सिर्फ उनमें होता है जहाँ एलोट्रॉपी होगी या पॉलीमॉर्फिज्म होगा, कि जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मिलता है तो उनमें एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर से कम और स्ट्रक्चर होती है, उस टेम्परेचर से ज़्यादा और स्ट्रक्चर होती है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर उसकी दो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम हालत में। उससे कम टेम्परेचर होगा तो और कोई होगी, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कोई और होगी। जैसे आप अपनी बुक्स पे देखें तो एक लिखा हुआ है ग्रे टिन और उसके टेम्परेचर लिखा हुआ है 13.2, उसके बाद लिखा हुआ है वाइट टिन। क्लियर होगी बात कि पहले 13.2 से कम टेम्परेचर होगा तो उसका कलर ग्रे होगा, और अगर 13.2 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसका कलर वाइट होगा। दोनों ये ग्रे और वाइट, ये दोनों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो इनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है 13.2। इसी तरह नीचे 95.5 भी दिया हुआ है, ये किस चीज़ का ट्रांजिशन टेम्परेचर है? सल्फर का। क्या आप राइट साइड पे देखें तो सल्फर की और क्रिस्टलाइन फॉर्म है, लेफ्ट साइड पे देखें तो और है, तो इनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 95.5 है। हर एक को कम से कम एक या दो एग्जाम्पल के साथ आपने याद करना है। ठीक है, ये बोर्ड के हवाले से ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि वो इस तरह से पूछ ले कि राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड,
या डिस्कस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसके बाद इनमें से 4 का वो नाम दे दें। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो? है नहीं? चलें, थैंक यू वेरी मच।